हेलो फ्रेंड, मानिक दिस साइड। कल हमने डिस्कस किया था प्रियम्बल के बारे में और उसमें हमने देखा था कि जो स्टेट है उसका नेचर कैसा रहेगा। तो उसमें हमने देखा था कि इंडिया क्या एक सोवरन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सेकुलर। ये सब चीज़ें हमने देखी थी कि हमारा जो भारत है वो कैसा होगा। आज हम सेकंड पार्ट की डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल में जो जस्टिस है, जो न्याय दे रखा है वो क्या है। उसके बाद देखेंगे लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता क्या है। उसके बाद देखेंगे इक्वालिटी, समानता क्या है। उसके बाद फ्रेटर्निटी, बंधुत्व क्या है। आज जो हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तक हमने स्टेट का नेचर डिस्कस किया है कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें दे रखा है कि हमारा जो स्टेट होगा, इंडियन स्टेट है जो, उसका नेचर किस तरह का होगा। तो सबसे पहले पॉइंट हमने उसमें देखा था सोवरन होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था सोशलिस्ट, समाजवादी। तीसरा पॉइंट था डेमोक्रेटिक, चौथा रिपब्लिक और एक था सेकुलर कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होगा। आज हम देखेंगे जो हमारा राज्य है या इंडियन जो स्टेट है, और स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री से है, नेशन से है। तो जो इंडियन स्टेट है वो क्या क्या काम करेगा। तो वो सबके लिए, भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबके लिए क्या करेगा, जस्टिस देगा, लिबर्टी देगा, इक्वालिटी देगा और फ्रेटर्निटी देगा। और इन सब में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, इनका एक्सप्लेन करेंगे कि जस्टिस किस किस तरह का देगा, लिबर्टी क्या है, किस किस चीज़ की लिबर्टी है, और इक्वालिटी किस किस चीज़ की इक्वालिटी है। उसके बाद देखेंगे फ्रेटर्निटी, बंधुत्व क्या होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अब। तो हम सबसे पहले देखेंगे जस्टिस या न्याय क्या होता है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन पे या इसकी डेफिनेशन पे ना जाके हम इसमें देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या है, प्रियम्बल में किन किन जस्टिस की बात की गई है। उससे आप एक न्याय की एक परिभाषा समझ सकते हो। जैसे सबसे पहले न्याय कैसा, सोशल। सोशल क्या होता है, सामाजिक। सबसे पहले क्या है, सोशल जस्टिस। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक होता है आर्थिक। और तीसरा क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो अब इसमें देखने की बात यह है कि कई बार एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन कि जो जस्टिस दे रखा है तो पहले जस्टिस कौन सा है, या ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जस्टिस प्रियम्बल में इनमें से नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो जस्टिस का सीक्वेंस क्या है प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। तो सबसे पहले आएगा सोशल जस्टिस, फिर आएगा इकोनॉमिक, आर्थिक, उसके बाद आएगा पॉलिटिकल, राजनीतिक। इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो इसको, कि जैसे B.R. अम्बेडकर जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो वो एक तरह से उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत फेस किया है। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले किस तरह का न्याय दिया, सोशल न्याय, सामाजिक न्याय। और हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय को भारत की सरकार ने जब इसको, अगर प्रियम्बल में तो लिख दिया, ये एक तरह से एक आइडियोलॉजी या फिलोसफी लिख दी हमने प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, कि हम न्याय देंगे, किस तरह का सोशल न्याय देंगे। लेकिन जो उस पर एक्शन लिया सरकार ने वो कैसे लिया, रिजर्वेशन से, आरक्षण देके। इसको जैसे इंडिया में क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ इसको अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जाना जाता है, अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले न्याय क्या है, सोशल न्याय। और सोशल न्याय देने के लिए सरकार क्या करेगी, रिजर्वेशन देगी। और कुछ सोशल स्कीम जो चलाती है सरकार वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो हमने सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय में पढ़ लिया कि ये क्या है। एक तरह से जो हमारे समाज में, जैसे इंडियन जो सोसाइटी है उसमें एक तरह से जो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कास्ट की है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की है, कास्ट भेदभाव की है, जाति भेदभाव की है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सोशल जस्टिस हम लागू करेंगे। और लागू करने के तरीके क्या हो सकते हैं सरकार के पास, रिजर्वेशन हो सकता है, सोशल स्कीम हो सकती है बहुत सारी। उसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, आर्थिक जस्टिस क्या है, आर्थिक न्याय क्या है। इकोनॉमिक का यहाँ मतलब है कि जो एक तरह से अमीरी और गरीबी, जो इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसको सरकार कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगी। और जब हम DPSP पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें बार बार अनुच्छेद, आर्टिकल्स आएंगे जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि सरकार ने, या DPSP में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि किस तरह से गरीबी को कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है कि हम सब एक हैं और हमारा जो वोट है, जैसे आज ये मान के चलो आपके वोट की कीमत और अंबानी के वोट की कीमत बराबर है। ये एक तरह से पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल न्याय है, ठीक है। और आप किसी भी इलेक्शन में, अगर आपकी जैसे 18 साल के हो गए हो आप, तो आपको वोट डालने का अधिकार है। 21 साल के हो गए तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। 25 साल के हो गए लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। तो ये एक, इस तरह से हम इसको पॉलिटिकल जस्टिस बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जस्टिस था। तो हमने जस्टिस में क्या क्या देखा, जस्टिस क्या है कि जस्टिस है सोशल जस्टिस,
कि जो समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसको ख़त्म करना। उसके बाद देखा हमने इकोनॉमिक जस्टिस, कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करना। उसके बाद है पॉलिटिकल, कि हमारे वोट की जो कीमत है वो सबकी बराबर है। ये हमने जस्टिस के बारे में देख लिया। अब डिस्कस करेंगे हम लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता। किस किस चीज़ की हमें स्वतंत्रता है? प्रेम्बल में किस किस चीज़ की स्वतंत्रता, लिबर्टी दी हुई है? तो सबसे पहले तो दी हुई है लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता। इसके बाद दी हुई है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, और इसके बाद दी हुई है बिलीफ, फेथ। ये सब लिबर्टी जो है हमारी प्रेम्बल में दी हुई है। तो सबसे पहले ये थॉट क्यों दी हुई है? थॉट क्या होता है? सोच सकते हैं हम, कि हमें आज़ादी है, हमें स्वतंत्रता है, हमें सोचने की स्वतंत्रता है। सोचने की, इससे मतलब है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सोचेंगे, मान लो अगर हमें लिबर्टी ऑफ थॉट तो दे दी, लेकिन हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलती, एक्सप्रेशन नहीं मिलता, हम जो हमने सोचा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जो लिबर्टी हमें दी गई है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए तो पहले आएगी लिबर्टी ऑफ थॉट, उसके बाद आएगी एक्सप्रेशन, कि हम उसको अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। जो हमने सोचा है, जो हम थॉट प्रोसेस जो हमारे दिमाग में चल रहा है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिबर्टी पहली क्या है? थॉट की लिबर्टी, स्वतंत्रता पहली क्या है? विचारों की स्वतंत्रता। दूसरी क्या है? एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये फिर उसके बाद है बिलीफ और फेथ की, और वर्शिप की, कि ये हमारे ऊपर है, हम स्वतंत्र हैं, कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ व्यक्त कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ में हम बिलीव कर सकते हैं, किसी भी। और अगर आप इनको देखोगे ना, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये एक तरह से आपको लगेगा कि ये धार्मिक कुछ ऐसा है। तो इसको हम डायरेक्ट आर्टिकल 25 से भी जोड़ सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट का है, अनुच्छेद जो 25 है फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का, उससे जोड़ सकते हैं हम इसको। क्या उसमें क्या दे रखा है? वो एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता की बात है उसमें, आर्टिकल 25 में। तो यहाँ भी हमें एक तरह से दिख रहा है कि ये बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कि आर्टिकल 25 की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी लिबर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले डिस्कस किया हमने जस्टिस के बारे में। जस्टिस में क्या क्या पढ़ा हमने? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या है? कि जो सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है किसी तरह का, उसको खत्म किया जाएगा। उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक, कि जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी है उसको भी खत्म किया जाएगा। और उसके बाद क्या? पॉलिटिकल जस्टिस, कि हम सबका जो वैल्यू है, वोट की कीमत है, वो बराबर है। और अब हमने डिस्कस किया लिबर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हमें लिबर्टी, स्वतंत्रता किस चीज़ के? थॉट की, हम सोच सकते हैं। उसके बाद हमें एक्सप्रेशन की, कि जो हमने सोचा है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमने सोचा है कि हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की या सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, अगर ये हमारे दिमाग में आए तो हम कर सकते हैं, ये हमें आज़ादी है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिलीफ है, फेथ और वर्शिप, इन सब की भी हमें आज़ादी है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, ठीक है। इतना आगे, अब हम इससे आगे चलते हैं, इक्वालिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वालिटी या समानता, और हम ये भी देखेंगे कि इक्वालिटी, समानता जिसको हम बोलते हैं, और इक्विटी या समता जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें किस किस चीज़ की समानता, इक्वालिटी दे रखी है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अवसर, कि हमें अवसर की समानता है, ठीक है, अवसर की समानता। और दूसरा क्या है? पहला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की समानता। तो हमने जो ये लिखा है, पहला हमने क्या लिखा इक्वालिटी में? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हमारी प्रीएम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर हमें किस चीज़ की? अवसर की समानता है, कि जो हमारा स्टेट है, इंडियन जो स्टेट है, वो सबको समान तरह के अधिकार, अवसर देगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देगा। जैसे कि हम भारत के, जैसे आप कोई भी व्यक्ति भारत का यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, एसएससी की तैयारी कर सकता है, मतलब कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता है, और उसमें आपको बराबर इक्वल अवसर मिलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद क्या? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस क्या? प्रतिष्ठा, कि आपका जो स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सबका स्टेटस क्या? बराबर है। मतलब कि ये थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं हम, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रेम्बल पढ़ रहे हैं, हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती है। तो समाज में इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, अवसर की भी बहुत कमी है, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन हमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रेम्बल पढ़ रहे हैं, तो जो थ्योरेटिकल है हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वालिटी है। हमें दो तरह की इक्वालिटी हमारी प्रस्तावना में दे रखी है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरी है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है। इसके बाद हम अब देखेंगे डिफरेंस इक्वालिटी और इक्विटी में, समानता और समता में क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, समानता और समता में क्या डिफरेंस है।
इसको आप समझ सकते हो कि अगर हमने सबको बराबर मान लिया, ये होती है इक्वालिटी, कि हम सबको बराबर ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आप ये देखो कि जो हमने बराबर मानना है सबको, हो सकता है सबका बैकग्राउंड अलग अलग हो, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो? मान लो एक ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार के इस तरफ मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, ये मान लो ये दीवार है, इस तरफ क्रिकेट का मैच चल रहा है, और यहाँ पे 3 अलग अलग व्यक्ति खड़े हैं, 3 अलग अलग व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पे, ये मान लो 2 व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पे अलग अलग, एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, ठीक है, लेकिन हमने उनको एक 2-2 बॉक्स दे दिए, सेम साइज के बॉक्स है वो दोनों। अब इसमें क्या होगा कि जिसकी हाइट लंबी है वो इस बॉक्स के ऊपर चढ़ के मैच देख सकता है, लेकिन जिसकी हाइट कम है, हमने बॉक्स दे दिया दोनों को सेम हाइट का बॉक्स दिया है, हमने तो इक्वालिटी समानता एक तरह से कर दी, लेकिन हुआ क्या, हमने इक्वालिटी तो कर दी, उसके बावजूद भी जिसकी हाइट ज़्यादा थी वो मैच देख रहा है, जिसकी हाइट कम थी वो मैच नहीं देख पा रहा। तो यहाँ पे इक्वालिटी में एक इक्वालिटी या समानता एक ड्रॉबैक आ जाता है, ठीक है, इसीलिए हमें इक्विटी जो कंसेप्ट है वो लेके आना पड़ा, समता एक कंसेप्ट जो लेके आना पड़ा। हम इक्विटी में क्या करते हैं कि हम दोनों को बराबर ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जिसको जो जरूरत है हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। जैसे हमें अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट कम है, इसको ऐसा बॉक्स देना पड़ेगा जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो, हमें इस तरह का बॉक्स देना पड़ेगा इसको, ताकि ये भी बराबर हो जाएगा फिर, ठीक है। ये इक्वालिटी और इक्विटी में एक तरह का डिफरेंस है, समानता और समता में, ठीक है, इतना। अब हम देखेंगे फ्रेटर्निटी या बंधुत्व। हमने अभी तक प्रियम्बल में क्या क्या पढ़ा है कि स्टेट क्या क्या करेगा, स्टेट सबको जस्टिस देगा, उसके बाद स्टेट जो लिबर्टी देगा, उसके बाद इक्वालिटी देगा, और अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेटर्निटी के बारे में, बंधुत्व के बारे में। प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि हम सब लोगों को, फ्रेटर्निटी क्या होता है, एक तरह से भाईचारा, कि हम सब लोगों को कैसे रहना, प्यार प्रेम से एक तरह से सबको मिलजुल के रहना है, ठीक है, ये होती है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। अब ये देखो कि अगर हम सब मिलकर जुलकर रहेंगे, इसके फायदे क्या होंगे हमें। सबसे पहले तो आएगी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर हम भारत में प्रियम्बल के हिसाब से, प्रस्तावना के हिसाब से चलें, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करें, बंधुत्व को प्रमोट करें, तो उससे क्या होगा कि जो एक तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत डिफरेंस, कई तरह के वेरियस डिस्क्रिमिनेशन, एक तो वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, और हम यूनिटी और इंटीग्रिटी आएगी पूरे के पूरे इंडिया के लोगों में आपस में। ये इसलिए इसमें फ्रेटर्निटी का दे रखा है। और बिना यूनिटी और इंटीग्रिटी के और बिना बंधुत्व के जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की है वो सब फेल है, उसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तो ये फ्रेटर्निटी के बारे में, यूनिटी और इंटीग्रिटी को ये प्रमोट करेगा। उसके बाद देखते हैं हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी हमारे प्रियम्बल में दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, यूनिटी का और इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, इनमें डिफरेंस क्या है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रिटी होती है वो हमारे नेशन की है, कि हम जो पूरा का पूरा नेशन है, जो भारत है, वो कोई भी उसका पार्ट, कोई भी उसका स्टेट, कोई भी उसका जो भाग है वो देश से अलग नहीं होगा। ये इस चीज़ का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रिटी का, कि पूरा का पूरा भारत जो है एक रहेगा, वो एकता में रहेगा, ठीक है, यूनाइटेड रहेगा। ये इंटीग्रिटी का मतलब दिखाता है यहाँ पे। और यूनिटी का मतलब क्या है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, कॉमन मैन है, वो सब टुगेदर प्यार प्रेम से यहाँ पे रहेंगे। ये यूनिटी का मतलब है कि हम सबके बीच में एक यूनिटी होगी। और इंटीग्रिटी क्या है कि पूरा का पूरा जो भारत है, पूरा नेशन है, जो वो टुगेदर रहेगा। और एक चीज़ ये भी याद रखने की इसमें कि जो इंटीग्रिटी वर्ड है ये बाद में जोड़ा गया था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था 1976 में। और इसको याद कैसे रखोगे, 4 और 2 6, तो 6 आएगा पीछे, ठीक है। और ये जो 42nd अमेंडमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संवैधानिक संशोधन है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पॉलिटी के हिसाब से भी, कॉन्स्टिट्यूशन के भी हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये हुआ था अब 76 में हुआ था। तो 76 में आप लोगों को पता भी होगा कि देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था। तो 75 से 77 तक भारत में क्या था, आपातकाल था, इमरजेंसी थी, ठीक है। तो उस इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर थे वो जेलों में बंद थे, और सरकार थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस टाइम। तो उन्होंने ये अमेंडमेंट उस टाइम पेश किया था, पास किया था, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी शब्द जोड़ने का और एक जो मकसद था सरकार का वो ये था कि भारत में आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चल रहे थे जो डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग नेशन चाहिए, जैसे कि खालिस्तान या नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मूवमेंट थे। इस वजह से कि हम भारत की जो लैंड है वो सारी एक साथ रहे, इंदिरा गांधी ने इस पर फोकस किया, इंटीग्रिटी शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से प्रियम्बल में इसको जोड़ा, ठीक है।
अब जो पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें कौन कौन से शब्द है, कौन कौन से वर्ड है जो बाद में जोड़े गए, ठीक है, और किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए। तो सबसे पहला है सेक्युलर, दूसरा है सोशलिस्ट, और तीसरा है इंटीग्रिटी। जो ये तीन वर्ड है, जो ये तीनों के तीन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़े गए थे। तो हमने इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया कि ये जो अमेंडमेंट किया था उस टाइम पॉलिटिकल सिचुएशन भारत में कैसी थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने इमरजेंसी देश में लगा रखी थी, और ये तीन शब्दों को, तीन वर्ड्स को जोड़ा था। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? अगर सिंपल ट्रिक बनाएं तो ये हो सकता है सुपर SI, ठीक है, एस सुपर SI। तो एस से सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। और जैसे हमने इन सब के बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हम कि भारत क्या है, भारत का नेचर कैसा होगा, स्टेट का सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा, ठीक है। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़े गए थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, क्या उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो आज तक कितनी बार अमेंडमेंट हुई है, उसमें संशोधन कितनी बार हुआ है उसमें, ठीक है। तो हमारी जो प्रियम्बल है उसमें एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि इंदिरा गांधी ने किया है, और इंदिरा गांधी जी ने किया, प्रधानमंत्री ने, और उसमें जो तीन शब्द हमने डिस्कस किए थे वो जोड़े गए हैं। तो आगे क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे केशवानंद भारती केस हुआ एक, KBC, केशवानंद भारती केस, ठीक है, ये हुआ था 73 में। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिक्शन दिया, अपना एक जजमेंट दी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी चेंज कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट में चेंज कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी कर सकती है, प्रेम्बल में भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बदलाव नहीं कर सकती सरकार। KBC में जो केशवानंद भारती केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कोई भी चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नहीं बदल सकती। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब आप ये देखो कि ये डिसीजन कब आया, 1973 में, केशवानंद भारती केस का। लेकिन अमेंडमेंट कब हुआ प्रियम्बल में, 76 में। तो ये तो एक तरह से इस जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इसका वोलेशन था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो KBC केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती, ठीक है। तो जो ये इस अमेंडमेंट के तहत तीन शब्द जोड़े थे प्रियम्बल में, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करती प्रियम्बल का, ठीक है। ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये और प्रियम्बल को एक्सप्लेन करती है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये जो 42nd है ये वोलेशन है इस केस के निर्णय का, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। अब ये क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस पे हम दो केस देखेंगे। उन दो केस में अलग अलग जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सबसे पहला केस है बेरूबारी। बेरूबारी एक पश्चिम बंगाल में जगह है, ठीक है। उसमें ये केस डिसीजन आया था, 1960s के आसपास ये केस हुआ था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, KBC, जो बहुत फेमस है, केरल का केस है ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भाग है, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर कोई पूछे कि प्रियम्बल जो प्रस्तावना है क्या संविधान का भाग है या नहीं, तो आज के समय में हम बोलेंगे कि वो भाग है। क्यों? क्योंकि KBC, केशवानंद भारती केस में निर्णय आ चुका है, ठीक है। तो हमने अभी तक जो प्रियम्बल है वो पूरा हमने पढ़ लिया है, और उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रियम्बल है वो कैसे स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों से क्या मतलब है कि जो सोर्स है पावर का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन है, वो आम लोग है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो स्टेट है, जो इंडिया है, उसका नेचर कैसा होगा,
तो उसका नेचर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सोवरन होगा, संप्रभु, कि भारत इंडिपेंडेंट है, अपने निर्णय इंटरनल एक्सटर्नल खुद से ले सकता है, ये सोवरन में हमने पढ़ा था, सोवरेंटी में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि सोशलिस्ट, उसके बाद हमने देखा सेकुलर, उसके बाद हमने देखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सब क्या था, ये जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है। उसके बाद क्या आता है कि जो इंडियन स्टेट है वो क्या क्या काम करेगा, वो किस तरह के काम करेगा। तो प्रियम्बल में सबसे पहले हमने देखा जस्टिस, वो न्याय देगा, अलग अलग तरह का जस्टिस था। उसके बाद देखा हमने लिबर्टी, कि हम व्यक्तियों को लिबर्टी देंगे। उसके बाद क्या देगा, इक्वालिटी, समानता देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल में है कि फ्रेटर्निटी, की बंधुत्व, कि हम सबको प्यार प्रेम से, ब्रदरहुड की एक जो सेंस है वो हमें फॉलो करनी है, वो प्रमोट करनी है। उसके बाद हमने क्या देखा कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कौन से अमेंडमेंट से प्रियम्बल में कुछ चेंज हुआ, किस किस कौन कौन सा चेंज हुआ, कौन से शब्द थे जो जोड़े गए। हमने डिस्कस किया कि सेकुलर शब्द जो है वो प्रियम्बल में ऐड किया गया, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये सब जो 3 जो वर्ड है ये 42 1976 के तहत ऐड किए गए थे, ठीक है। तो ये हमारा प्रियम्बल टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।